कितना नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे थे? 7 हो गया, अब 8 होगा। लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 8। सुनिए पहले। कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप का होता है? 4 तरह का, जिसमें हम 2 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे। लिखिए तो। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? राइट। रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यह क्वेश्चन भी 2 पार्ट में है और इसका आंसर भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले बताइए फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बताने से पहले इसके बेसिक पर आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या किसको कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जहां पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। ऐसा जनरली हम लोग पढ़ते थे, लेकिन इसका डेफिनेशन आप याद कीजिए 3 अलग अलग तरह से दिए थे। उस डेफिनेशन का कोई लेना देना नहीं है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब 7 8 9 10 में पूछा जाता है। यहाँ ये सब नहीं पूछा जाएगा, उसकी जरूरत पड़ती है। आइए टू दी पॉइंट हम बात करते हैं। आप याद कीजिए, जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते थे तो वेपर प्रेशर घट जाता था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता था। यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर भी घटता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी घटता है। फ्रीजिंग पॉइंट का घटना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और इस घटे हुए फ्रीजिंग पॉइंट को ही हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करते हैं, जिसका डेफिनेशन आपको बताया गया था। द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी सब बात को हम एक एक करके लिखेंगे। जैसे पानी को यदि आप बर्फ में बदलना चाहते हैं तो आप फ्रिज में रख दीजिए 0 डिग्री सी पर, वो आइस में कन्वर्ट कर जाएगा। वाटर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी होता है। लेकिन उसी पानी में यदि आप चीनी मिला दीजिए और उसके बाद आप उसको बर्फ में बदलने का प्रयास कीजिए, वो कभी भी 0 डिग्री सी पर बर्फ में नहीं बदलेगा, वो 0 डिग्री सी से कम पर बर्फ में बदलेगा। हो सकता है -5 -10 डिग्री सी पर बर्फ में बदले। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट में चीनी मिलाए। जितना ज़्यादा अमाउंट में चीनी मिलाएंगे वह उतना ही कम टेम्परेचर पर जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वह डिक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। 0 था, -5 या -10 हुआ, तो ये तो घटना हुआ ना। लिखेंगे नीचे रो देखें। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका आंसर है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, added in pure solvent, then then vapor pressure, then vapor pressure and freezing point, then vapor pressure and freezing point of liquid decreases. Decreases. This decrease in freezing point is called
depression in freezing point it can be also defined as पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ freezing point of pure solvent and freezing point of its solution is called depression in freezing point. नीचे it is denoted by डेल्टा TF. देखो इसका जो पहला पैराग्राफ है वो हमें समझा रहा है कि एक्चुअल में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। इसका जो दूसरा ग्राफ है यह एक डेफिनेशन भी है और यह एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पॉइंट भी है, जिस बात को पढ़कर आप कुछ मैथमेटिकल बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? हेंस डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF, वेयर T0F इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF जो है यह है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पिछला दिन और आज में अंतर देखिए, वहां पर डेल्टा टीबी जब पढ़े थे ना तो टीबी पहले था, T0 भी बाद में था। इस बार T0F पहले है, TF बाद में है। जो बड़ा है वह पहले है, जो छोटा है वह बाद में। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट घटा है। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे रॉल्स लॉ ऑफ, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी। आगे हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो चीज़ वो वहाँ था एग्जैक्ट वही चीज़, दोनों तो सेम ही है, बस थोड़ा अंतर है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। रॉल्स लॉ भी बिल्कुल वही है, तो आगे स्टार लगा के लिख देंगे रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको रोक रहे हैं, एक बार सुनिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में कुल कितना क्वेश्चन इन्वॉल्व है? 2, या ये कह लीजिए कि एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एक का जवाब हम दे चुके हैं, दूसरे पर हम पहुंचे हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 तरह से पूछेगा, कल भी बताए थे, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल पैरेलल है। अब यदि क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये कहा कि व्हाट इज रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। और वहां पर आप क्या लिखेंगे और अभी क्या लिखेंगे, दोनों में अंतर समझिए। देखिए आप सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिए। अभी जब हम डिफाइन कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, तो हमने कहा कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट। अब हम रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रॉल्स लॉ का जो परफेक्ट लाइन है सीधे वही लिख देंगे, क्योंकि बाकी का जो लैंग्वेज है वो हम ऑलरेडी ऊपर पर लिखे हुए हैं। लेकिन यदि आपसे सिर्फ ये पूछता कि व्हाट इज रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप फिर से यहाँ कहते कि व्हेन a non-volatile solute added in pure solvent, then freezing point of liquid decreases.
This decrease in freezing point is called depression in freezing point, and according to Rawls, depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution. This statement is called Rawls law of depression in freezing point. आप पहले बोले तो बाद में मत बोलिए, बाद में बोले तो पहले मत बोलिए, लेकिन अभी यदि इतना बात बोलेंगे तब फिर बात बनाने जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टू दी पॉइंट क्या लिखेंगे बताइए, क्योंकि हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो समय के अनुसार अपने सेंटेंस को चेंज करना होता है परफेक्शन के लिए, अदरवाइज आपको जैसे सही लगे वैसे कीजिए, या जितना आप मेंटेन कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन तरीका ये होना चाहिए। इसको आप लिख चुके हैं, लिखिए तो लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution. This statement is called Rawls law of depression in freezing point. Hence, according to this statement, delta TF is directly proportional to small m. डेल्टा टी एफ को हम लिख सकते हैं, बताइए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है इसी को हम लोग के एफ कहते हैं, और इसका नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ इंटू स्मॉल एम। याद कीजिए के बी और के एफ का नाम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी हुआ करता था। वेयर के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आप याद कीजिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोललिटी को हम लिख सकते हैं मोल पर के जी, तो ये भी चलेगा। अच्छा, डेल्टा टी एफ को लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो एक इक्वेशन यह भी है, और इसी का एक इक्वेशन यह भी है जो फाइनल इक्वेशन है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू एम। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ए क्या है, बी क्या है और एम क्या है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, बी है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप सभी लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि क्रैश कोर्स में बहाना मत बनाइए कि सर कल ये हो गया था, वो हो गया था, याद नहीं कर पाए, कल से करेंगे। ये सब आपको कमज़ोर करेगा। तुम्हारे साथ मारपीट करना या तुमको डांटना, तुमको बेइज्जत करना या भगा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है तुमको पढ़ाना और अच्छे नंबर से पास करवाना। इसमें आप यदि इस तरह का बहाना बनाते रहेंगे तो ना हमारा उद्देश्य पूरा होगा और ना ही आपका। तो कोशिश कीजिए कि इस सब बात से बचें। बाकी तुम हमारे दुश्मन थोड़े हो जो हम तुमको पिटते रहेंगे, ना हमारे पास उतना टाइम है। तुम्हारे जगह पर आकर यदि तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ लें तो यही तुम अपने आप में बहुत बड़ी बात समझो। इतना भीड़ में तुमको खड़ा किया गया पूछने के लिए, तो उसमें बहाना नहीं चाहिए।
हो गया, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 9, लिखिए 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे, सुनिए इधर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर में ना, जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, थोड़ा सुनना जो बोल रहे हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मल, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इससे पहले कुछ बात ऐसा है जो आपको बोल के हम सुनाते हैं, जो आप पढ़े हैं दिमाग में लाना उसको जरूरी है। आप याद कीजिए, आप ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले पढ़े थे डिफ्यूजन, उससे पहले आप पढ़े थे ऑस्मोसिस, उसमें आप एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े। तो उसके बारे में पहले सुन लीजिए, बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे या समझाएंगे। सबसे पहला है डिफ्यूजन। मान लीजिए आप एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन के बीचों बीच एक दीवार डाल देते हैं, इधर एक शरबत लेते हैं और इधर भी एक शरबत लेते हैं। यह थोड़ा ज़्यादा मीठा है और यह कम मीठा है, मतलब इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है और इसमें चीनी की मात्रा कम है। अब आप क्या कीजिए, इस वॉल को यहाँ से हटा दीजिए, यानी दोनों का दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में चला गया। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में डायरेक्ट आएगा तो यह दोनों सॉल्यूशन चाहता है कि यह दोनों का मतलब दोनों का कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाए। इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम था। दीवार यहाँ से हटाने के बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद चाहेगा कि हम दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। इसके लिए जो चीज़ जिधर ज़्यादा होता है उसका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। जैसे इधर चीनी का मॉलिक्यूल ज़्यादा था तो चीनी का जो नेट मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और इधर वाटर ज़्यादा है, चूँकि डाइल्यूट है ये, तो इधर वाटर का मॉलिक्यूल इधर से उधर चल जाने लगता है, मतलब फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और ये ऐसा करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब इसका कंसंट्रेशन घट जाता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। पहले ये ज़्यादा था, ये कम, धीरे धीरे ये बढ़ने लगा, ये घटने लगा। एक स्थिति ऐसी हुई जब दोनों का कंसंट्रेशन आपस में सेम हो गया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने आप होता है, ऐसा नहीं है कि चीनी के मॉलिक्यूल को पकड़ के आपको इधर लाना पड़ेगा, ये अपने आप ऐसा कर लेता है। इसी नेचुरल प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को आप एक और तरह से समझ सकते हैं। आप एक ग्लास लीजिए शीशा का, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और आप पानी भर लीजिए उसमें और उसमें एक चुटकी कलर डाल दो, रेड कलर, होली में जो इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उसको आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, मिलाइए उलाइए मत। आप देखिएगा कि एक आध घंटा के बाद पूरा का पूरा ग्लास जो है वो लाल हो गया, रेड हो गया। आप डाले थे किसी एक जगह, पूरा का पूरा कैसे फैल गया? पूरा का पूरा इसलिए फैल गया क्योंकि जहां पर आप कलर डाले थे वहां पर कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो उस सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में होने लगा, क्योंकि वो अपने कंसंट्रेशन को हर जगह इक्वल करना चाह रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। दूसरा प्रोसेस आप पढ़े थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या पढ़े थे, अब ये याद कीजिए। एक बर्तन हम लोग लिए थे, बीच में याद करो एसपीएम डाले थे, इसी को ना हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? मेम्ब्रेन फ्रॉम विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विल पास्ट। ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा छन्ना जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पार होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर पार नहीं होता है, उसी को हम एसपीएम कहते हैं। इधर हम ले लिए थे प्योर लिक्विड और इधर ले लिए थे कौन चीज? सॉल्यूशन। तो प्योर लिक्विड है तो यहाँ तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही है सिर्फ, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी है और सॉल्यूट पार्टिकल्स भी है। आप याद कीजिए, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता था और इसका वेपर प्रेशर कम होता था। ज़्यादा वेपर प्रेशर के होने की वजह से ही सॉल्वेंट पार्टिकल्स का नेट मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से किस तरफ होता था? सॉल्यूशन के साइड, एसपीएम से होते हुए, थ्रू एसपीएम। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम प्योर लिक्विड और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये सब आप डेफिनेशन लिखे थे, तो उस डेफिनेशन से अभी कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन हो गया
या ऑस्मोसिस हो गया, ये जनरली नहीं पूछा जाता है। अब यदि पूछ दे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि शायद आपको कुछ याद रह जाए तो आप बोल सको। अदरवाइज यदि हम हर एक क्वेश्चन को लिखाने लगे तो पता चलेगा एक तरफ से फिर से पूरा चैप्टर ही चलने लगा। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम क्वेश्चन के रूप में लिखा रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम बोल के सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, तो उनके कॉपी में लिखा हुआ भी है, आप यदि कर सकते हैं उसको याद तो जरूर कीजिए। सुनिए अब, तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है थ्रू एसपीएम, किधर से किधर, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड टू solution side or from dilute solution to concentrated solution. This process is known as osmosis. अब हम चाहते हैं कि ये एसपीएम की ऑस्मोसिस की घटना नहीं हो। सुनिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर एक फोटो बनाया, आप सिर्फ फोटो पर फोकस करेंगे, क्या लिखा हुआ है ऊपर हिंदी में उसको छोड़िए आप। इस फोटो में एक बर्तन लिया गया, बीचों बीच एसपीएम डाला गया, एक तरफ प्योर लिक्विड लिया गया और एक तरफ सॉल्यूशन लिया गया। फोटो में स्पष्ट दिख रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा डेंस है और ये थोड़ा डाइल्यूट टाइप का दिख रहा है, क्या दिख रहा है या नहीं। ये प्योर लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। हमने अपने मन से कंसीडर कर लिया कुछ, इसका 10 और इसका 8। इसका वेपर प्रेशर कम, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसकी वजह से सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा होगा, फ्रॉम प्योर लिक्विड टू सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस का चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें ऑस्मोसिस की घटना हो ही नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के प्रेशर को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रेशर को इक्वल करने के लिए क्या किया जाता है, सॉल्यूशन के साइड हम एक पिस्टन लगाते हैं जो प्रेशर क्रिएट करता है। देखो, प्रेशर दो चीज क्रिएट करता है, एक पिस्टल और दूसरा पिस्टन। पिस्टल वाला नहीं, गोली मारने वाला नहीं, ये पिस्टन है। वो लाइनर पिस्टन होता है, जैसे पंप से हवा देते हैं उसी तरह का ये सिस्टम है। ये इसको दबाए, जैसे ही हम दबाएंगे तो इसका प्रेशर जो 8 था वो 8.5 होगा, 9 होगा, 9.5 होगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये 10 हो जाएगा। जैसे ही इसका प्रेशर 10 हुआ, यानी इधर भी 10 इधर भी 10, यानी दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया। यदि दोनों तरफ प्रेशर इक्वल हो गया तो जिस रेट से सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा उसी रेट से सॉल्वेंट उधर से इधर आएगा, और हम कहेंगे कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट है वो क्या हो गया है, 0। और जिस समय जिस एक्स्ट्रा प्रेशर पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट 0 हो जाए, हम कहेंगे कि वहां पर ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वह रुक गया। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर आप जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करते हैं, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 10 था, इसका था 8। आप कितना एक्स्ट्रा अपनी तरफ से प्रेशर क्रिएट करेंगे ताकि ये 10 हो जाए, 8 ऑलरेडी था, 2 करेंगे तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, 2। और देखिए, यदि इसमें थोड़ा आप और चीनी मिला दीजिएगा तो इसका वेपर प्रेशर और कम जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मिलाते जाएंगे वेपर प्रेशर घटता जाएगा। अब बताओ, इसका वेपर प्रेशर यदि 6 हो जाए तो अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, 4। यानी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मान बढ़ रहा है। इसीलिए तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये निर्भर कर रहा है टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। तो इसको हम प्रॉपर डिफाइन कैसे करते हैं उसको सुनिए। हम कहेंगे एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ osmosis or to stop the movement of solvent particles from pure liquid to solution side through SPM is called osmotic pressure. It is denoted by pi. ये हुआ इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। लिख लिया ना, अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं ये, चलिए बोले थे ना क्वेश्चन। ये हुआ क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन था व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ा हुआ था, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मल। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब आइए दूसरा, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मल। क्वेश्चन कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एबनॉर्मल क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है। आप याद कीजिए, आप एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे आगे बढ़ के। आपको याद है सॉल्यूट पार्टिकल्स
पर जब रॉल्स ने अपना नियम दिया तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स पर उसका नियम फॉलो होता था और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स पर उसका नियम फॉलो नहीं होता था। आप याद कीजिए तो कब फॉलो होता था और कब फॉलो नहीं होता था। जब नॉर्मल सॉल्यूट होता था जिसका ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो, पानी के अंदर जैसा है वैसा ही यदि पानी के बाहर भी रहे, तो वहां पर रॉल्स का नियम फॉलो होता था। जैसे यूरिया हो गया, याद है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। लेकिन NaCl के लिए ये नियम नहीं फॉलो होता था, क्योंकि नमक हाथ में NaCl है, यानी एक एक पार्टिकल NaCl जुड़ा हुआ। अब पानी में जाएगा तो हो जाएगा Na+ और Cl-, 2 पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल जाता था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स पानी में या प्योर सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, इवन केमिकल रिएक्शन कर ले, तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन के बाहर और सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सब का सब एबनॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए तो बाद में हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, और वहां पर याद करो आई आया था, वांट ऑफ फैक्टर, जो कमी को दूर किया था। तो इन सब बातों को वहां पढ़े थे, आगे भी यहाँ भी पढ़ेंगे, अभी वहां पहुंचे नहीं है। तो बताइए इसके दूसरे पार्ट का क्या आंसर होगा। हम कहेंगे व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, देन ऑस्मोटिक प्रेशर और एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकम्स एबनॉर्मल। बस यही एक लाइन का जवाब होगा। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर में ये वाला फोटो बनाइए, तो मतलब आंसर में नहीं, क्वेश्चन ही आप नहीं लिखे हैं, लिखिए तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर becomes abnormal। अब इस आंसर में आप चाहें तो सिर्फ भाषा भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर हुआ। लेकिन यदि आप फोटो के साथ लैंग्वेज देते हैं तो ये थोड़ा आपके आंसर को परफेक्ट बनाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको आंसर लिखने के वक्त रखना है। यदि ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ बना दें, कोई डाटा आ रहा है, टेबल आ रहा है तो टेबल बना दें, कोई फोटो उस तरह का बनाना है तो वो कर दें। ये सब परफेक्शन लाता है आंसर में। तो इसको लिखिए तो। अच्छा आप याद कीजिए, यहीं पर आप एक एक और टॉपिक पढ़े थे, रिवर्स ऑस्मोसिस, याद है। वो भी यहीं पर आएगा, पहले आप इसको उतार लीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस तो हमको लगता है प्री बोर्ड में भी आपसे पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ शायद नहीं, कंफर्म पूछा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, आपको बताया गया था, इसके बारे में भी खिस्सा कहानी कहा गया था ना कि हेमा मालिनी प्रचार करती है इसका, टेंट प्यूरिफायर का, RO सिस्टम, याद है। नहीं बोले थे कि उससे जाके पूछे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो उसको खुद नहीं पता होगा कि RO क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है, प्रचार आते रहता है। रिवर्स ऑस्मोसिस आप यहीं पर समझ सकते हैं, समझे हुए भी हैं आप पहले। चलो सुनो इधर, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर था 10,
और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था 8। हमने चाहा कि ऑस्मोसिस की घटना नहीं हो, इसके लिए हमको सॉल्यूशन के ऊपर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करना पड़ा, 2 atm। ये कहलाया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पिस्टन को आप दबा रहे हैं, 8 से 8.5 किए, 9 किए, 9.5 किए, 10 किए और 10 पर आके रुक गए। लेकिन मान लीजिए कि आप 10 पर रुके नहीं और आप इसको और दबाते चले गए और इसको कर दिए 12। अब बताइए तो क्या हुआ? इसका प्रेशर 10 ही रह गया और इसका प्रेशर हो गया 12। किधर ज्यादा प्रेशर हो गया? इस तरफ, सॉल्यूशन साइड। अब इसमें जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है वो इधर से निकलकर उल्टा डायरेक्शन में ना भागना शुरू कर देगा। बीच में एसपीएम लगा हुआ है, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी पानी में घुला हुआ कोई भी चीज उधर नहीं जाएगा। उधर सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? पानी, वाटर, क्योंकि एसपीएम का तो काम ही है सिर्फ वाटर के मूवमेंट को करना, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को करना। तो ऐसी स्थिति में ऑस्मोसिस में प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन के साइड आता था वाटर मॉलिक्यूल, और इस बार क्या हो गया? सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में गंदा पानी इसी में रह जाएगा और साफ पानी सब निकल के प्योर लिक्विड की तरफ चला जाएगा। इसी इसी मेथड को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसी मेथड के द्वारा किसी भी वाटर प्यूरिफायर में वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। वाटर का जो प्यूरिफाइड, जैसे कैंट में या और भी किसी आरओ सिस्टम में आप पानी पीते हैं उससे, तो वो बिल्कुल इसी मेथड के द्वारा होता है। आप किसी भी वो जो उसका मिस्त्री वगैरह होता है उससे पूछिए, वो बराबर एसपीएम चेंज करते रहता है। देखते होंगे यदि आपके घर में एसपीएम ये कैंट लगा होगा, तो हर 3-4 महीना पर आएगा वो ठीक करेगा। 3-4 महीना पर हर हर बार गड़बड़ाता है मशीन। गड़बड़ाता नहीं है, वो गड़बड़ाएगा कौन चीज? धरती के अंदर पानी इतना गंदा है कि साफ करते 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 उसका जो एसपीएम होता है ना, मतलब ये जो छानने वाला चीज होता है, या तो ये जाम हो जाता है नहीं तो ये फट जाता है। जाम हो गया तो पानी का फ्लो रुक जाएगा, फट गया तो पानी ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन समझता है? गंदा बढ़िया सब मिलने लगेगा, आप खूब लगेगा छान छान के पी रहे हैं, हो रहा है कुछ हो नहीं। टीडीएस तुरंत उसका हाई हो जाता है। तो कुछ इस तरह की बातें होती है, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। हम कहेंगे व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड is greater than the osmotic pressure, then solvent particles moves from solution to pure liquid through SPM. This is just reverse process of osmosis, hence it is called reverse osmosis. Water is purified by this process. तो यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर भी लिखना होगा और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ये लिख चुके हैं आप? ये बन गया? लिखे तो इसको डिफाइन कीजिए। उस फोटो बनाने के बाद नीचे में लिखिए एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन solution side to stop the process of osmosis, or to stop the process of or to stop the process of process need or to stop the movement of solvent particles or to stop the movement of solvent particles from pure liquid to solution site through SPM, comma, is called osmotic pressure. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय
एक बात और, यहाँ पर जो नियम आया है वह रॉल्स के द्वारा नहीं दिया गया था, वह नियम किसके द्वारा दिया गया है? वन टॉप के द्वारा। तो वन टॉप का नियम हम बाद में फिर क्वेश्चन करके लिखेंगे, अभी इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आते हैं, जिसमें था ना वाई और ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स एबनॉर्मल। तो एक बार फिर से आप आगे बढ़िए, लिखिए। व्हेन solute particles वो क्या था, dissociate और associate in the solution, then osmotic pressure or any colligative property becomes abnormal। क्वेश्चन नंबर 10, 10 ही होगा ना? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? आर ओ। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको कह दिया व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, एग्जैक्ट यही बात पूछा भी है। क्वेश्चन आपको लिखना नहीं, आपको तो सिर्फ आंसर लिखना है। तो आपको सिर्फ आंसर भी लिखना है ना, तो इसमें क्या करना चाहिए आपको कि इस तरह से लिख देना चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस ब्रैकेट में आर ओ, और उसके बाद नीचे से डिफाइन कर देंगे, लिखेंगे व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड अरे पंचायत करेगी तुम लोग यहाँ रे। व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन साइड इज greater than the osmotic pressure, then solvent particles moves from solution side to pure solvent side through SPM. This is just reverse process of osmosis. Hence it is called reverse osmosis, RO। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, वाटर इज प्यूरिफाइड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस।
अब पहले सुन लीजिए कि इसमें और आपको क्या क्या पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको पढ़ना है वन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, एक क्वेश्चन। आगे पढ़ना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके आगे पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ एग्जांपल। उसके आगे आपको पढ़ना है हेनरी लॉ। बस इतना ही है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में। फिर इसका ऑब्जेक्टिव होगा, पहले आप सभी आदमी हाथ खड़ा कीजिए, तो जिनके 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 पास नहीं है असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव वाला, खड़े हो जाइए तो गिनती थोड़ा ढंग से हो जाए। आप सभी आदमी जिनके पास है वो अपना डेली लेके आइए, कभी भी जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगा। जिनके पास नहीं है, कल यदि आप हार्ड कॉपी चाहते हैं लेना, मतलब पेज लेना चाहते हैं, तो आप 5 रुपया जमा करके, फ्री में नहीं, ऑफिस से ले लीजिएगा। फ्री में चाहिए तो हम पीडीएफ भेज देंगे चैनल पे, शारदा केमिस्ट्री चैनल पे, तो वहाँ से मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा बैठ जाइए। आप में से कौन कौन लोग हैं जो चैनल ज्वाइन अभी तक नहीं किए हुए हैं? जब तक एग्जाम हो नहीं जाता है आपका, आप तब तक शारदा केमिस्ट्री चैनल ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर लिखिएगा सारा का सारा कैपिटल में शारदा केमिस्ट्री, तो लोगों के साथ आ जाएगा, उसमें हमारा फोटो भी होगा, तो उसमें मिल जाएगा। यदि नहीं पता चले तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम लिंक भेज देंगे। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे लोगों के पास है, तो आप लोग हेल्प कर दीजिएगा। जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं टेलीग्राम चैनल, हर हाल में ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके काम का चीज़ है, हम अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इससे हमको कोई रुपया उपया मिलने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कुछ देर के बाद हम क्वेश्चन उस पर भेजेंगे, तुमको हार्ड कॉपी लेने का मन होगा तो हार्ड कॉपी ले लेना, नहीं लेने का मन हो तो मत लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। और नहीं तो बाहर भी आप प्रिंट निकलवाना चाहें तो उसी से निकलवा लीजिए, या किसी से जिरोक्स करवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग क्लास लाइव करते हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, जो लोग क्लास लाइव करते हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर पे क्लास करते हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग हर हाल में ज्वाइन कर ही लीजिए। और एप्लीकेशन पे भी देखिएगा, पीडीएफ सेक्टर कंटेंट में जाइएगा, पीडीएफ में जाइएगा तो वहां पर हम डाल देंगे, तो दोनों में से कहीं भी आप कर सकते हैं। क्या हुआ? देखो अपने पास टाइम बहुत है, ठीक है, तो संडे संडे छुट्टी ही रखिए। ऐसे भी अभी हमको बोलने में बहुत परेशानी हो रही है, हम जबरदस्ती बोल रहे हैं। क्रैश कोर्स का शुरुआत हुआ, शुरू में 2-4 दिन छुट्टी दे देते तो आपको लगता है कि आदमी बहुत केयरलेस है, तो एक दिन थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा हमको भी। तो कल संडे है, छुट्टी है, मंडे से आइए, ठीक है। और थोड़ा याद करके आइएगा प्लीज, बहाना नहीं चाहिए।